गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, आज सब हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या है वो आप देखिए। पोटेंशियोमीटर इज ए वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। इट इज ए वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यह है कि इस इंस्ट्रूमेंट को, इस पोटेंशियोमीटर को हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। इस एक इंस्ट्रूमेंट से हम अलग अलग क्वांटिटीज, अलग अलग चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम दिया वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। हम इस पोटेंशियोमीटर से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। अब इसके नाम से नहीं जाना है कि पोटेंशियोमीटर, कभी आप ये समझो कि ये पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो हमने इसका नाम दिया पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियल को तो मेजर करता ही है, साथ में ये किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता सकता है और हम दो सेल की ईएमएफ का कंपैरिजन भी इस पोटेंशियोमीटर की मदद से कर सकते हैं। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट है और इससे हम तीन चीजें कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, हम इससे दो सेल की ईएमएफ का कंपैरिजन करा सकते हैं और हम इसी पोटेंशियोमीटर से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम दिया इट इज ए वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग, number 1 for finding potential difference, number 2 for finding internal resistance, finding internal resistance of a cell, or from this we can also compare EMF of two cell, comparison of EMF of two cell। ये सब चीजें हम इस पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं। वन बाय वन हम इसको करेंगे कि कैसे हम इसकी मदद से ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन ये करने से पहले और पोटेंशियोमीटर के बारे में जान लें कि पोटेंशियोमीटर में क्या चीज होती है जिसकी मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर वैसा ही है कुछ जैसा हमने मीटर ब्रिज पढ़ा था। उस मीटर ब्रिज में भी एक लॉन्ग वायर हमारे पास होती थी जो कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की बनी होती थी। इस पोटेंशियोमीटर में भी एक लॉन्ग वायर होगी, फ्यू मीटर लॉन्ग वायर होगी जो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की बनी होगी। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन की क्यों बनी होती है ये हमने उस दिन भी बताया था, क्योंकि इन वायर्स के लिए जिनसे ये बनी है, ये वायर कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, इन अलॉयज का टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत स्मॉल होता है। इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर वेरी करने से चेंज नहीं होगा। जितना रेजिस्टेंस वायर का था उतना ही रहेगा। इसीलिए हम यहां जो वायर लेंगे वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की लेंगे। सो सबसे पहले इसके बारे में लिखें। ये जो AC है, दिस इज द लॉन्ग वायर, किसकी बनी होगी? कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, क्योंकि इन अलॉयज के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, तो वो वेरी नहीं करेगा टेम्परेचर इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ।
ये जो वायर AC है यही वो लॉन्ग वायर है जो कि कॉन्स्टेंटर और मैग्नीन से बनी है। इस वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कराया, यहां रियोस्टेट और ये हमारी की है। ये जो सर्किट आपको दिख रहा है ये पोटेंशियोमीटर का एक प्राइमरी एक इंपॉर्टेंट सर्किट है, इनिशियल सर्किट। पोटेंशियोमीटर का सर्किट ऐसा होगा। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि ये एक लॉन्ग वायर होती है। अब अगर ये एक लॉन्ग वायर है जो कि एक वुडन बोर्ड पे हम इसको अटैच करके रखते हैं, मान लो कि ये वायर हमारे पास 5 मीटर की हो गई है, तो 5 मीटर वायर के लिए हमें वुडन बोर्ड भी 5 मीटर ही चाहिएगा। तो आप देखिए 5 मीटर काफी ज्यादा लेंथ हो जाती है। तो इतने बड़े वुडन बोर्ड को हैंडल करना, उसे एक जगह से दूसरे जगह पर रखना काफी मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस वायर को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं और आपस में उनको कनेक्ट करा देंगे कुछ इस तरह से, जैसे यहां हमने दिखा दिया है। सेम चीज है, यहां भी वायर A से C तक ही है, लेकिन यहां हमने एक लॉन्ग वायर को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया और आपस में उनको कनेक्ट करा दिया, जिसके कारण जो लेंथ इंस्ट्रूमेंट की इतनी ज्यादा होनी चाहिए थी वो थोड़ी कम रह गई है। बस और कोई डिफरेंस हमने यहां नहीं किया है, सेम चीजें हैं। यहां A पॉइंट पॉजिटिव से कनेक्ट था, यहां भी A पॉइंट पॉजिटिव से ही कनेक्ट है। C पॉइंट की से होता हुआ रियोस्टेट और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, यहां भी सेम चीज है, C और ये नेगेटिव। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं किया है, बस वायर की लेंथ को या उस इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को कम करने के लिए हमने वायर को टुकड़ों में बांट दिया है। यह हमने कर दिया। इस सर्किट को हम नाम देते हैं प्राइमरी सर्किट। ये जो बना रखा है हमने, चाहे ये ले लो चाहे ये, दिस इज द प्राइमरी सर्किट। दूसरा हम इसका नाम देते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करें या कंपैरिजन करें ईएमएफ का, यह सर्किट आपको चाहिएगा। सबसे पहले यह सर्किट होगा ही होगा, बाद में जो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है उसको आप इससे कनेक्ट कर देंगे। यह हम आगे जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे, क्या चीजें और क्या नहीं। सो यहां पे अब यह पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे मीटर ब्रिज जो था वो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है वो देखिए। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, और यही प्रिंसिपल हम यहां यूज करेंगे इन तीनों चीजों को फाइंड आउट करने के लिए। भाई यहां जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की को क्लोज किया, इस प्राइमरी सर्किट में, इस ऑक्सिलरी सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मान लो करंट I फ्लो हुआ। जब I करंट फ्लो तब हो सकता है जब यहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो। यह वायर AC, मान लो इसकी लेंथ है L, इस वायर की हमने लेंथ L मीटर ले ली है। अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इस वायर के एंड्स पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है दो पॉइंट्स के बीच, तो उनमें करंट भी फ्लो नहीं होगा। लेकिन यहां तो करंट फ्लो हो रहा है A टू C, इसका मतलब A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। किसने प्रोवाइड कराया? बैटरी ने प्रोवाइड कराया। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट, A पॉजिटिव से था तो ये V पॉजिटिव और ये 0 बच गया है इस तरफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, V माइनस 0। कहने का मतलब A और C के बीच V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ये उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी लेंथ L है। तो यहां जब लेंथ L थी वायर की, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया V। अगर एक यूनिट लेंथ की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V अपॉन L। इस वायर की यूनिट लेंथ में इतना पोटेंशियल डिफरेंस, बताइए कि मैं यहां एक पॉइंट चूज कर लूं और इसकी लेंथ है X,
ये पोर्शन ए से लेकर इसका नाम दे दो हम C1। इस AC1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? अगर ये x लेंथ है, L में V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट लेंथ में V अपॉन L, x में बनेगा V अपॉन L इंटू एक्स। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पार्ट AC1 हुज लेंथ इज x। सो इस x लेंथ के पोर्शन के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यही प्रिंसिपल है इस पोटेंशियोमीटर का। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया इसको हमने नाम दे दिया V1। V1 इक्वल्स टू V अपॉन L इंटू एक्स। ये यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस था V अपॉन L, इसको हम नाम देते हैं K। फिर K इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। दूसरा नाम हम इसको दे सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूसरा हम इसको नाम देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको K से डिनोट कराया, और K रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो V1 इक्वल्स टू KX। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये वायर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, सेम मटेरियल की है, सेम इसका एरिया है। तो जो पर यूनिट लेंथ में, और सेम इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी, सब चीजें सेम है। तो यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम मिलेगा। यहां यूनिट लेंथ मानिए, यहां मानिए, कहीं मानिए, जितना इस यूनिट लेंथ का है उतना ही इस यूनिट लेंथ का मिलेगा। अगर रेजिस्टेंस सेम है यूनिट लेंथ का, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम मिलेगा। तो ये वैल्यू जो है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ सेम रहेगी, कांस्टेंट है। तो मेनली जो पोटेंशियल इस पोर्शन के अक्रॉस आएगा वो डिपेंड करेगा उस पोर्शन की लेंथ कितनी है। जितनी ज्यादा पोर्शन की लेंथ होगी, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा। जितनी कम होगी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। ये इसका प्रिंसिपल है, जिसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ लेंथ x इज V1 इक्वल्स टू KX। ये इस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। दूसरा, इस चीज को हम कैसे निकाल सकते हैं? दूसरा तरीका देख लो। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR। R हमारे पास होता है रो L अपॉन A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ इस वायर की रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो I रो L अपॉन A। अगर इस वायर में से करंट सेम है, कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, एरिया भी इसका कांस्टेंट, तो ये सब फैक्टर कांस्टेंट हो गए हैं, और इसी फैक्टर को हम नाम देते हैं K। साथ में बच गया है L। तो यहां से भी आप देख लीजिए, ये K तो कांस्टेंट बन गया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ जितनी ज्यादा पोटेंशियल उतनी ही ज्यादा। L लेंथ थी तो पोटेंशियल V थी, लेंथ x कर दी तो पोटेंशियल V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसे आप कैसे भी निकाल सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल की मदद से हम किसी भी वायर में किसी भी पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक वायर है जो कांस्टेंट एरिया की है, और उस वायर के किसी भी पोर्शन के लिए अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियोमीटर के इस प्रिंसिपल का यूज करके हम निकाल पाएंगे। इसे आप ध्यान रखिए, यही प्रिंसिपल हम यहां यूज करेंगे। सो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं। अब इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम यहां पे जो चीजें हमने यहां लिखी है, जो जो हम इससे निकाल सकते हैं, वो निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है पोटेंशियल डिफरेंस, कि हम इससे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले प्राइमरी सर्किट लेंगे, ये हमने प्राइमरी सर्किट ले लिया है। अब इस प्राइमरी सर्किट में जिस भी सर्किट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, या जिस भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, कि जिस भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, उस सेल को हम इस प्राइमरी सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कैसे करेंगे? मान लो ये एक सेल है, इस सेल का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इस सेल के दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस सेल को हम कनेक्ट कराएंगे इस प्राइमरी सर्किट से। तो यहां पे आप देखिए प्राइमरी सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये ए कनेक्ट है, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ही हम ए को कनेक्ट कराएंगे, नेगेटिव से नहीं कराएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, फिर हम उसको नहीं निकाल पाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को। तो हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कराया, ये जो नेगेटिव टर्मिनल बच गया है, इस नेगेटिव टर्मिनल को मैं कनेक्ट कराऊंगा गैल्वेनोमीटर से। यह है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल ये नीचे वाला बच गया होगा, इसको हम कनेक्ट कराएंगे जॉकी से। जॉकी के बारे में मैं बता ही चुका हूं आपको, ये हमने जॉकी से इसको कनेक्ट करा दिया है, ये जॉकी है। अब काम क्या करना है? मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है E, मतलब इसका EMF है E। जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगा EMF E ही रहेगा। तो हमें इस E की वैल्यू ही निकालनी है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर पाएगा। तो यहां पे ये जो गैल्वेनोमीटर हमने जॉकी से कनेक्ट किया है, इस जॉकी को हम इस वायर के ऊपर A से लेकर C तक स्लाइड करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। और जब हम मूव कराएंगे तो मूव कराते कराते एक पॉइंट वायर पे ऐसा मिलेगा, जिस पॉइंट के ऊपर अगर हम जॉकी को रखें तो गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो फ्लो होगा। करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अब करंट अगर गैल्वेनोमीटर में से फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पोर्शन में करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब यहां से भी कोई करंट नहीं आया होगा। तो इस ए से लेकर और इस पॉइंट पे हमने मान लो ऑब्टेन की ये कंडीशन, जिस पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब जीरो करंट फ्लो होगा। हमने इसका नाम दे दिया N। तो इस ए और N के बीच अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ए और N के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब आप देखिए यहां से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने E मान लिया, नेगेटिव मान लिया जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब भी E माइनस जीरो E ही रहा। ये E यहां से मूव करता हुआ यहां जाएगा, जीरो यहां से मूव करता हुआ यहां से जाता हुआ गैल्वेनोमीटर में से जाएगा। अब गैल्वेनोमीटर का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, लेकिन उसके अक्रॉस ये चेंज नहीं होगी पोटेंशियल, पोटेंशियल वहां चेंज होगी जहां रेजिस्टेंस आएगा। अब गैल्वेनोमीटर का तो कुछ रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, तो चेंज किस लिए होगी? जितनी थी उतनी ही जाएगी, यहां से होते हुए जीरो पहुंच गई है। आप मुझे बताइए कि यहां पोटेंशियल E था और यहां A और N के बीच में भी पोटेंशियल E ही रहा, तो क्या यहां इस पूरे पोर्शन के अक्रॉस A से लेकर N तक पोटेंशियल E ही नहीं रहा? मतलब E रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आया ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो बना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो तो करंट भी बनेगा जीरो। तो जितनी EMF थी उतनी ही रही, कम नहीं हुई है। कम तब होती जब कुछ करंट फ्लो होता। यह आपने एक्सप्रेशन पढ़ रखी है। अगर करंट जीरो तो ये पोर्शन जीरो, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर ही आएगा।
तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मैक्सिमम पोटेंशियल है, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल को हम नाम देते हैं ईएमएफ। तो इस पोर्शन के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी उतना ही, तो इन दोनों के अक्रॉस कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, तो करंट फ्लो नहीं हुआ, और हमने उसको नाम दे दिया ई, उस पोटेंशियल को। अब इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितनी आएगी। अब ये वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को, जिसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। यहां पे आप देखिए ए से लेकर एन तक ये जो इस वायर का पोर्शन बना, मान लो इसकी लेंथ है L1, जो A टू N है, फ्रॉम A टू N, इसकी लेंथ आ गई है हमारे पास L1। A से C तक इसकी लेंथ थी L। L लेंथ के दौरान जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस था वो मान लो V है, यूनिट लेंथ के अक्रॉस V अपॉन L। तो यहां पे इस L1 के अक्रॉस कितना मिलेगा, V अपॉन L इंटू L1। V अपॉन L को हम लिख सकते हैं K, और ये बच गया L1। तो यहां इस पोटेंशियोमीटर की मदद से हम ये निकाल पाए हैं कि A से लेकर N तक कितना पोटेंशियल था, और वो है KL1। तो क्या यहां पे जो पोटेंशियल हमने यहां ये बताया था E, ये E इस V के बराबर नहीं आ गया है? तो यहां पे इस V को अगर मैं E के बराबर लिख दूं तो EMF आ गई है KL1। ये जो सेल हमने लगा रखी थी, इस सेल की EMF आ गई है KL1। यहां हमने इस सेल की मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड करा सकता है वो निकाल लिया है। अब वोल्टमीटर भी एक डिवाइस था जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, फिर पोटेंशियोमीटर की क्यों जरूरत पड़ी? पोटेंशियोमीटर ऐसा डिवाइस है जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सेल की ईएमएफ को ही मेजर करता है। जो वोल्टमीटर था वो ईएमएफ को मेजर नहीं करता है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। मतलब वो इस क्वांटिटी को मेजर करता है E माइनस आई आर को, लेकिन इसने तो E को ही मेजर कर दिया है, तो ये ईएमएफ मेजर करता है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो यहां पे हम इससे इस सेल की आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो या ईएमएफ बोल लो, ये चीजें हम इस पोटेंशियोमीटर से मेजर कर पाएंगे। वोल्टमीटर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? मान लो कि एक रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू है 2 ओम, करंट फ्लो हो रहा है यहां से 3 एंपियर। आप ओम्स लॉ से देखें, सो V इक्वल्स टू आई आर, आई की वैल्यू 3, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, 6 वोल्ट आ गया है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। अब अगर आप वोल्टमीटर से इसे मेजर करें तो आप एक वोल्टमीटर लगाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब जैसे ही ये वोल्टमीटर कनेक्ट किया, यहां पे ये तो था प्राइमरी सर्किट पहले वाला, ऊपर वाला ये सेकेंडरी सर्किट हमने कनेक्ट कर दिया। अब इस सेकेंडरी सर्किट में यहां तो हमने जॉकी की मदद से सेकेंडरी सर्किट में करंट 0 कर दिया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां नहीं बनेगा, यहां पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी, ई थी ई ही रहेगी। लेकिन इस वोल्टमीटर में हम करंट को 0 नहीं कर सकते, 3 एंपियर में से कुछ पोर्शन इधर जाएगा ही जाएगा। मान लो 1 एंपियर चला गया, इसके इससे कितना आया? 2 एंपियर। 2 एंपियर करंट, 2 ओम रेजिस्टेंस, हमारे पास आएगी 4 वोल्ट। तो
ये जो वोल्ट मीटर था ये 4 वोल्ट को मेजर करेगा, एक्चुअल में थी कितनी 6 वोल्ट। कब पाएंगे 6 वोल्ट? किसी तरह से हम इस 1 एम्पियर को जीरो कर दें, सेकेंडरी सर्किट में जीरो कर दें इस करंट को, तो हमें 6 वोल्ट थी 6 वोल्ट ही दिखाएगा। लेकिन वोल्ट मीटर में हम ऐसा कर नहीं सकते। पोटेंशियोमीटर में जोकी की मदद से हम इस करंट को जीरो कर सकते हैं, और अगर करंट जीरो हो गया तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस E था, E को ही हम मेजर कर पाएंगे और उसकी वैल्यू आएगी KL1। ये पोटेंशियोमीटर और इस वोल्ट मीटर में डिफरेंस है। सो इसे आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से हम इसकी मदद से पोटेंशियल डिफरेंस या EMF या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। अब मुझे यह बात बताइए आप कि इस प्राइमरी सर्किट की बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया था V, यहां V था यहां 0, तो A और C के बीच में V था। ये जो सेल लगाई इसका EMF है E। क्या हम हर कंडीशन में इस जोकी की मदद से जीरो करंट इसमें से फ्लो करा पाएंगे? मतलब इन सेल और बैटरी के द्वारा कितना भी EMF, कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हो, क्या हम हमेशा कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ पाएंगे जिस पे करंट जीरो बनेगा? या इन पोटेंशियल डिफरेंस और EMF की कुछ वैल्यू होनी चाहिए? इसके लिए कंडीशन है, हम हर पॉइंट पे नल पॉइंट का मतलब जिस पे करंट जीरो हो, जिस पॉइंट पे रखें तो गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो हो, उस पॉइंट का नाम बनेगा नल पॉइंट। इसे हम नल पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं। ये नल पॉइंट हम केवल तभी ढूंढ पाएंगे जब इस सेल की EMF इस बैटरी के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था उससे कम होनी चाहिए। कहने का मतलब इस सेकेंडरी सेल और यह है प्राइमरी सर्किट में बैटरी, इस बैटरी ने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया। इस सेल का EMF V वोल्ट से कम होना चाहिए, तो ही हम नल पॉइंट ऑब्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि इस बैटरी की जो सेल है सेकेंडरी में, इसकी है आपके पास 5 वोल्ट EMF, और इस प्राइमरी बैटरी ने, इस बैटरी ने A और C के बीच में, ये A पॉइंट हो गया है और ऐसे घूमता घूमता ये C पॉइंट यहां मान लो, इस A और C के बीच सेकेंडरी बैटरी ने प्रोवाइड कराया 10 वोल्ट। तो इस पूरी लेंथ में तो 10 वोल्ट था, लेंथ को कम करते हुए आएंगे तो धीरे धीरे 10 से पहुंचेंगे 9 पे, 8, 7, 6, 5। इस पॉइंट पे आके यहां इस पॉइंट पे ये जो बैटरी प्राइमरी बैटरी थी उसने 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया। 10 माइनस 5 तो ये 5, और इसका भी कितना है 5। तो अब की बार आप देखिए इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया है, और जब पोटेंशियल बराबर तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे नल पॉइंट। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में ऐसा होता कि इसको हम रख दें 4 वोल्ट और ये है 0, टोटल एल लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, आपको कितना के बराबर करना है 5 वोल्ट के बराबर। आप पहले ही 5 से कम हैं, तो आप और लेंथ कम करेंगे तो 4 से 3 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 1 पे और फिर 0 पे। 5 तो आप कर ही नहीं पाएंगे, तो इसने जो 5 दिया वो इसके 5 से बराबर नहीं हो पाएगा। पोटेंशियल बराबर नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 भी नहीं। उस कंडीशन में हम नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए इस प्राइमरी सर्किट की बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेकेंडरी सर्किट की सेल से ज्यादा होना चाहिए, तो ही हम नल पॉइंट ऑब्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज हम नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। इफ दिस इज द कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो वी कैन फाइंड आउट नल पॉइंट।
तो ही हम नल पॉइंट ऑब्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज हम नल पॉइंट को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। यह हमारा इस पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन थी जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। पहले कंपैरिजन कर लें फिर देखेंगे। इसका नाम चलो थर्ड दे दें, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। ईएमएफ ऑफ टू सेल। और ये हमारे प्लस टू क्लास में एक्सपेरिमेंट भी है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जब स्कूल लगेंगे तब। ये हमारा प्राइमरी सर्किट हो गया है, जिसे ऑक्सिलरी सर्किट का भी हम नाम देते हैं। तो ये प्राइमरी सर्किट है जैसा हम पढ़ते हुए आए हैं वो। इस प्राइमरी सर्किट में अब हमें दो सेल की ईएमएफ का कंपैरिजन करना है, तो यहां सेकेंडरी सर्किट हम कनेक्ट करेंगे और सेकेंडरी सर्किट में दो सेल का कंपैरिजन करना है, तो यहां दो सेल कनेक्ट करेंगे। यहां एक ही कर रखी थी, बस यहां डिफरेंस आएगा कि दो सेल कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर ए यहां पॉजिटिव से है तो यहां भी इन सेल का पॉजिटिव ए से कनेक्ट होना चाहिए, और नेगेटिव को हम कनेक्ट कराएंगे गैल्वेनोमीटर से। यह हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर। सेकंड जो सेल आएगी ये हो गया है ये फर्स्ट सेल E1 इसकी ईएमएफ, सेकंड सेल E2 मान के चले हैं। कंपैरिजन हमें कराना है कि किसकी ज्यादा किसकी कम। देखिए यहां पे अब इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2। गैल्वेनोमीटर का तो एक ही कनेक्शन होगा, इसका नाम दे दो आप 3। और गैल्वेनोमीटर में से ये आ गई है हमारी जोकी, ये हो गया है। अब पहले हम इस फर्स्ट सेल की बात करें तो हम फर्स्ट सेल को इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कराएंगे। फर्स्ट सेल को कनेक्ट कराया गैल्वेनोमीटर से, तो अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई है और ये हमारी आ गई है जोकी। अब सेम वही प्रोसेस करना है, हमें जोकी को इस वायर पे स्लाइड कराना है और स्लाइड करा के हमें यह देखना है कि किस पॉइंट को हम नल पॉइंट कह पाएंगे। वायर के किस पॉइंट पे हम जोकी को रखें कि इसमें से करंट 0 आए। इसमें से करंट 0 आना चाहिए। इसमें से करंट 0 आएगा तो ये जो बैटरी है ये कोई भी वर्क नहीं करेगी। इसका मतलब जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है वही रहेगा, और मैक्सिमम होगा तो उसका नाम है E1। तो वो E1 की वैल्यू हमें निकालनी है। पहले आप देखिए, मान लो कि हमने जोकी को यहां रखा, ये फर्स्ट सेल के लिए कर रहे हैं, तो जोकी को हमने यहां रखा और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया N1। फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल के लिए नल पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट पे रखते ही इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कोई करंट फ्लो तब नहीं हो सकता जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो। पोटेंशियल डिफरेंस कब नहीं हो सकता? अगर यहां E1 है पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां भी E1 ही होना चाहिए, और वो मैं आपको बता ही चुका हूं। E1 इधर जाएगा, 0 इधर से आता हुआ इधर पहुंचेगा। तो A और N1 के बीच में भी E1 पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां भी E1 पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यहां भी E1 था पोटेंशियल, A और N1 के बीच में भी पोटेंशियल E1। डिफरेंस करोगे तो E1 माइनस E1 0। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया तो IG की वैल्यू, IG की वैल्यू 0। तो हमें इस सेल से यह पता चला कि A और N1 के बीच पोटेंशियल E1 है। अब इस E1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? E1 की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर।
फिर से हम मान के चलें कि ए और सी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने प्रोवाइड कराया वो V वोल्ट था, लेंथ L मान के चले हैं, तो L लेंथ के लिए V वोल्ट, 1 के लिए V अपॉन L। मान लो ये नल पॉइंट हमारा ऑब्टेन हुआ एट ए डिस्टेंस L1, तो L1 पोर्शन के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस, V अपॉन L इंटू L1। V अपॉन L को हम लिख सकते हैं KL1। तो ये जो E1 थी इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, और इसकी वैल्यू आ गई है KL1। तो फर्स्ट सेल निकाल लिया है, ये तो ऐसा ही था बस जैसा हमने किया है एग्जैक्टली। सेकेंड सेल के लिए क्या करेंगे, अब की बार फर्स्ट को हटा देंगे और सेकंड को कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर से, और सेकंड सेल को कनेक्ट करेंगे तो जोकि का पॉइंट N1 तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज हुआ। चेंज क्यों होगा, क्योंकि EMF अलग अलग है, इसकी E1 थी, इसकी E2, तो सेम पोर्शन के लिए नल पॉइंट नहीं मिलेगा। जोकि को मूव कराएंगे, कराते रहे, एक पॉइंट यहां ऐसा आया जिसपे इस गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 फ्लो हो रहा है, करंट 0 फ्लो हो रहा है, और इसका हमने नाम दे दिया N2। अब N2 वो नल पॉइंट है जिसपे ये सेल यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कराएगी। अगर इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो E2 था वो E2 ही रहा होगा, क्योंकि अगर चेंज होता तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो बनता तो करंट आता, लेकिन यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आना चाहिए तभी करंट 0 बनेगा। 0 कब आएगा, अगर यहां E2 पोटेंशियल है तो A और N2 के बीच भी पोटेंशियल E2 ही आनी चाहिए, तो ही करंट इसमें से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहां से अब इस सेकेंडरी सर्किट में A से लेकर N2 तक पोटेंशियल E2 ही रहा, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो करंट भी बना 0। अब इस A और N2 के बीच हमने E2 नाम दे दिया, लेकिन E2 की वैल्यू नहीं पता, वो निकालेंगे बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या है भाई, यहां से इस बैटरी ने करंट फ्लो कराया होगा कि नहीं। ध्यान रखिए, प्राइमरी में तो करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी में से करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो यहां पे इस प्राइमरी के कारण जो करंट फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी आएगा। वो पोटेंशियल ड्रॉप हर लेंथ के लिए अलग अलग होगा। अगर मैं A से लेकर N2 तक इस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूं तो क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस E2 के बराबर नहीं आएगा। वो कितना आएगा आप देखिए, मान लो N2 की डिस्टेंस है A से L2, तो जब L1 थी तो पोटेंशियल डिफरेंस आया E1 इक्वल्स टू KL1। यहां देख लो, L थी तो V वोल्ट, 1 है V अपॉन L, L2 अगर डिस्टेंस है तो बनेगा V अपॉन L और साथ में L2। कहने का मतलब ये KL2, ये KL2 पोटेंशियल किसके बराबर आ गई है, E2 के बराबर। सो E2 इक्वल्स टू KL2। ये दोनों सेल की EMF आ गई है। कैसे निकाली, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। कंपैरिजन करना है, डिवाइड करा दो, E1 अपॉन E2, KL1 अपॉन KL2, K से K कैंसिल आउट, E1 अपॉन E2, L1 अपॉन L2। इस तरह से हम यहां पे EMF का कंपैरिजन करा सकते हैं। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि बताइए कि E1 EMF ज्यादा है या E2 ज्यादा है, तो आप सोचिए नल पॉइंट कहां मिल रहा है E1 के लिए, N1 पे,
और E2 सेकंड सेल के लिए नल पॉइंट मिल रहा है यहां। यह डिस्टेंस नल पॉइंट की ए से कम है। डिस्टेंस अगर कम तो यह ईएमएफ भी कम। N2 की डिस्टेंस ज्यादा मतलब L2 ज्यादा, तो ऑब्वियसली E2 भी क्या रहा होगा, ज्यादा। मान लो कि इसकी वैल्यू है 5 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 7 वोल्ट, टोटल है यहां इस बैटरी ने प्रोवाइड कराया 10 वोल्ट। तो अब मुझे बताइए कि यहां से अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, सेकेंडरी सर्किट में हमने ये बैटरी कनेक्ट कराई और इसने प्रोवाइड कराया 5 वोल्ट, तो यहां 5 वोल्ट कब मिलेगा, जीरो से वापस चलेंगे, लेंथ कम करते जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। 0 से 9, 8, 7, 6, मान लो 5 यहां आ गए। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है, पोटेंशियल 5 वोल्ट। अब अगर यही सेल को मैं 5 की बजाय 7 का कर दूं, तो यहां तो देखो यहां आके हमें 5 मिला था, 7 के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब लेंथ को ज्यादा करना पड़ेगा, और मान लो यहां 7 मिला। तो अब देखिए ये लेंथ कम थी, ये लेंथ ज्यादा है, तो जिसके लिए लेंथ ज्यादा होगी उसकी ईएमएफ ज्यादा, जिसके लिए लेंथ कम उसके लिए ईएमएफ कम होगी। तो आप ये कंपैरिजन इन दो सेल की ईएमएफ का करा सकते हैं। इसमें फायदा यह है कि यहां हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ईएमएफ ही प्रोवाइड कर रहा है ये, तो ये हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहां पे और यहां अगर इन दोनों सेल में से एक सेल का ईएमएफ हमें पता हो तो सेकंड का ईएमएफ भी हम इजीली निकाल सकते हैं, तो ये भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब थर्ड आता है जिसको हमने यहां सेकंड नाम दे दिया था, फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कैसे निकालेंगे एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, आप देखिए। ये तो हमारा प्राइमरी सर्किट है यहां तक। तो अगर किसी सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो उस सेल को कनेक्ट कराइए आप इस प्राइमरी सर्किट से, और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट होगा, क्योंकि यहां बैटरी का पॉजिटिव ए से कनेक्ट, नेगेटिव इधर आ गया, और यहां हमने इसको कनेक्ट करा दिया गैल्वेनोमीटर से, और ये उधर आ गई इसकी ये जोकी को टच कराएंगे वायर पे तो नल पॉइंट मिलेगा। इसकी ईएमएफ है ई, और यहां इसके पैरेलल में हमने ये एक और सर्किट लगा दिया है, ये है की K2 नाम दे दो, K1 तो हम नीचे इस प्राइमरी में यूज कर चुके हैं, तो ये K2, साथ में ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, और इसको हमने कनेक्ट करा दिया है इससे। ऐसी कंडीशन है। ये हमारा सेकेंडरी सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट। पहले मान के चलते हैं कि K2 जो है वो ओपन है, कि K2 इज ओपन। अगर ये ओपन है तो इस ऊपर वाले में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहां सर्किट क्लोज बन ही नहीं रहा, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि हमें नीचे वाला सर्किट, इसकी बात करनी है। एक टाइम के लिए मैं इसको हटा दूं, जब तक ये क्लोज है जब तक हम इसको हटा देते हैं। सिर्फ ये वाला रहेगा जैसा हम यहां पढ़ते आए हैं यहां। अब इस जोकी को आप मूव कराइए और ऑब्टेन करेंगे नल पॉइंट। मान लो नल पॉइंट वायर के इस पॉइंट पे आया और नाम दे दिया N1।
नल पॉइंट मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। देखो यहां से इस बैटरी के कारण तो करंट फ्लो होगा इसमें, लेकिन यह करंट इस तरफ नहीं जाना चाहिए, सारा करंट इस तरफ ऐसे जाना चाहिए। इस तरफ क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो ही नहीं रहा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के कारण करंट जीरो बनेगा। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये A यहां था, ये N1 यहां है। इस A और N1 के बीच में इस बैटरी ने तो कुछ कनेक्ट कराया था, कुछ प्रोवाइड कराया था पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इस सेल ने उस पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म कर दिया है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां क्रिएट हुआ उतना ही इसने खत्म कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहा, जिसके कारण इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। चल खैर छोड़िए, आप यहां जो मैंने करा रखा था उसी पे ध्यान रखिए, सेम वैसा ही है। इस N1 पे हमें नल पॉइंट मिला। मान लो इस A से लेकर N1 की डिस्टेंस है L1, तो फिर से वही बात करेंगे कि L लेंथ थी तो पोटेंशियल V, यूनिट है तो V अपॉन L, L1 के लिए आएगा K L1। ये पोटेंशियल जो A और N1 के बीच रहा, ये सेम रहा A से लेकर N1 तक, और इसकी वैल्यू है KL1। क्या KL1 इस E के बराबर नहीं आएगा? तो हमने लिखा E इक्वल्स टू KL1। ये पहली कंडीशन ऑब्टेन हो गई है। सेकंड में, व्हेन की K2 इज क्लोज्ड, की K2 इज क्लोज्ड, अगर हम इसको क्लोज कर दें तो क्या होगा? अब की बारी से कंसीडर करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और इसको हमने इस तरह से ये करा दिया, ये की क्लोज हो गई है। अब यहां पे जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, इस A और N1 के बीच में तो करंट फ्लो नहीं होने दे रहा था, लेकिन यहां इस ऊपर वाले में तो करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो यहां और यहां था। इनमें तो पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा रखा है और की क्लोज है, तो यह पोटेंशियल यहां से जाता हुआ चेंज जरूर होगा। तो पोटेंशियल सेम नहीं रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो, तो इस आर्म में करंट फ्लो होगा। करंट अगर फ्लो हुआ किस कारण से? इस सेल में से भी जाएगा, फिर करंट यहां से होता हुआ पॉजिटिव से फ्लो करेगा, यहां से जाएगा और यहां से होता हुआ यहां आएगा। अब अगर यह करंट सेल में से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस सेल की ईएमएफ में से कुछ डिक्रीज हुआ होगा, और वो डिक्रीज को हमने नाम दे दिया है V। V जो पहले तो ईएमएफ E थी, अब E से कम होकर हमारे पास V आ गई है। तो ये जो V बचा, ये V अब यहां भी V, यहां भी V, क्योंकि अब यहां V पोटेंशियल रहा, पहले E था, अब डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज होने के बाद, जैसे आपको ये पता है, जब करंट फ्लो हो तो V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो V E के बराबर था, करंट फ्लो हो गया है तो V बनेगा E माइनस आई आर। तो अब की बार ये जो बैटरी या जो सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगी, वो V नहीं, E नहीं, V प्रोवाइड कराएगी। तो V पोटेंशियल रहेगा, यहां से मूव करेगा V, इस तरफ हम मूव करते जाएंगे तो ये जीरो रहेगा। यहां अगर इसने V प्रोवाइड कराया तो यहां भी V ही रहना चाहिए, तो ही गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो बनेगा, तभी गैल्वेनोमीटर में से करंट जीरो बन सकता है, अदरवाइज करंट जीरो नहीं बनेगा। अब यहां पे आप देखिए, क्या पोटेंशियल चेंज हुआ? E था, अब बन गया है V, और V E से कम आ रहा है क्योंकि कुछ डिक्रीज हो गया।
तो पहले नल पॉइंट यहां ऑब्टेन हो रहा था, अब नल पॉइंट नजदीक ऑब्टेन होगा और इसका नाम दे दिया आपने N2। तो इस A और N2 के बीच कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहा। यहां V था, मतलब यहां इस बैटरी ने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया था, तो यहां भी V वोल्ट का ही रहा A और N2 के बीच। अब इस V की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालनी है। V की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगर A और N2 के बीच लेंथ L2 है तो इस V की वैल्यू बनेगी KL2। इसका नाम दे दिए नंबर 2। अब इस 1 और 2 को आप डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा E/V L1/L2। ये चीज आ गई है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यहां दिखा भी सकते हो आप, दिखाया नहीं है हमने, बस मान के चले थे, अब दिखा दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस है R। रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है कैपिटल R। करंट फ्लो हो रहा है I इस वाले में। तो इसमें अगर हम करंट देखें तो ये एक्सप्रेशन आपने निकाल रखी है, ये एक्सप्रेशन आप निकाल चुके हैं, I इक्वल्स टू E/R+R। ये एक्सप्रेशन यहां से आप निकाल चुके हैं। और दूसरा ये तो था, अब यहां से E की वैल्यू निकालिए, I इंटू R+R। ये हो गया है। अब अगर आपसे इस V के बारे में पूछ लिया जाए तो V अब आपके पास आएगा I इंटू कैपिटल R। मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो लिखना है, ये नहीं लिखना है। सो V इक्वल्स टू I R। क्यों? क्योंकि इस सेल में से करंट फ्लो होने के बाद उसने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया, तो यहां V यहां 0। तो यहां जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया वो V वोल्ट आया। तो रेजिस्टेंस R है, V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस करंट I है, तो ओम्स लॉ से हमने लिखा V इक्वल्स टू I R। तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को आप डिवाइड करिए, यहां जो लिख रखा है, E की वैल्यू है I/R+R अपॉन IR इक्वल्स टू L1/L2। I से I हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचेगा R+R अपॉन कैपिटल R L1/L2। स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। इस कैपिटल R को एक बार इसके नीचे लिखिए, एक बार इसके नीचे। ये तो कैंसिल आउट हो गया है, तो ये बनेगा 1 प्लस R/R L1/L2। ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का, R/R L1/L2 -1। स्मॉल r जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसकी ही वैल्यू हमें चाहिए। सो स्मॉल r इक्वल्स टू L1/L2 -1 और ये कैपिटल R। ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सेल का, जिसको हम इस पोटेंशियोमीटर की मदद से निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि हमारे पास एक तो सर्किट में एक प्राइमरी सर्किट बोला जाएगा, एक सेकेंडरी। प्राइमरी सेम रहेगा, सेकेंडरी को चेंज करते रहेंगे हमारे हिसाब से। दूसरा, यहां पे जब नल पॉइंट ऑब्टेन हो जाए तो उस नल पॉइंट और ए के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। उस पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल की मदद से हम इसे यूज करेंगे। बेनिफिट इसका यह है कि यहां पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो सकता है। मतलब यहां हम सेल का ईएमएफ ही मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, लेकिन वोल्टमीटर में ऐसा नहीं होता है।
सो ये था हमारा टॉपिक पोटेंशियोमीटर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।